Let's Mike Nari News. एक बच्ची है, उम्र महज 10 साल। पिता पंडित हैं, जिनके पास लोग अपने आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाने के लिए आते थे। लोगों की इस भीड़ को देखना 10 साल की इस बच्ची लक्ष्मी के लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं था। मगर ये मनोरंजन धीरे धीरे एक दुविधा में बदल गया कि पिता के पास आने वाली कुछ महिलाएं अलग क्यों दिखती हैं। कुछ की मांग में सिंदूर है, लंबे बाल हैं, लाल साड़ी पहने हुए हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके सर मुंडे हुए हैं, शरीर पर सफेद रंग के सिवा और कोई रंग नहीं। लक्ष्मी के मन में सिर्फ सवाल थे। इन सवालों में से एक सवाल था, सब एक हैं तो फिर ये भेद क्यों? पिता ने उम्र का हवाला दिया और कह दिया कि समय आने पर सब समझ जाओगी। पिता की इस बात ने बच्ची को जवाब ढूंढने के लिए और बेचैन कर दिया। फिर कुछ दिन में घर पर आने वाली एक दूर की बुआ को भी जब बिना बालों के और सफेद कपड़े पहने देखा तो डरते डरते पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों करती है। बुआ ने बताया कि 9 साल की उम्र में एक उम्र दराज पुरुष से उनकी शादी कर दी गई। जब वो 11 की हुई तो पति का देहांत हो गया और वो विधवा। उसके बाद जैसे उन्हें इंसान समझा जाना ही खत्म हो गया। बाल मुंडवा दिए गए, सौंदर्य प्रसाधन और गहने वगैरह सदा सदा के लिए दूर कर लिए गए। पहनने को सिर्फ सफेद रंग दिया गया और भी कई तरह की यातनाओं का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उस बच्ची का दिल जैसे दहल गया। फिर वही सवाल, ऐसा क्यों? चलिए अब चलते हैं दूसरे दृश्य पर। बच्ची अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाती है। वृंदावन, वो शहर जो कृष्ण से जुड़ी अपनी पहचान के अलावा एक पहचान बड़ी संख्या में विधवाओं के वहां रहने के स्थान के तौर पर भी रखता है। पर आते जाते वृंदावन की इन गलियों में विधवा महिलाओं के साथ होते इस अमानवीय व्यवहार को देखकर लक्ष्मी व्यथित होती है। लेकिन वो अब फैसला कर चुकी है कि वो सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनेगी, सिर्फ देखते नहीं रहेगी, बल्कि वो करेगी जिससे इनकी हालत में कुछ सुधार ला सके। इन्हीं भी जीते जी और मरने के बाद के अपने हक दिलवा सके। ये महिलाएं अपनों से परित्यक्त, अपनों से त्याज्य होती हैं और वृंदावन में ठाकुर जी की शरण में मोक्ष की तलाश में आती हैं। इन महिलाओं की व्यथा को न केवल कहा गया, बहुत बार सुना गया, बल्कि कुछ संवेदनशील हृदयों की आंखों से आंसू भी बह निकले। पर दुर्भाग्यवश ये सब यहीं रुक जाता है। इन महिलाओं को संवेदना तो मिली पर समाधान नहीं। किसी ने आगे बढ़कर इन टूट चुकी जिंदगियों को संवारने का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन इस नीरवता में एक स्वर उठा डॉक्टर लक्ष्मी गौतम का। वही छोटी बच्ची जो बचपन से विधवाओं के प्रति होते अत्याचार से आहत थी और समय आने पर, सक्षम होने पर उनके लिए काम करने निकल पड़ी। आज एक प्रोफेसर है, पारिवारिक जीवन जीती है, पर उससे कहीं बढ़कर वो एक करुणामयी योद्धा है। वृंदावन की गलियों में जब कोई बेसहारा महिला आह भरती है तो सबसे पहले जिस नाम की पुकार होती है वो है लक्ष्मी गौतम। अपने अनुभवों को साझा करते हुए वो कुछ ऐसी घटनाओं की बात करती हैं जो सुनकर ही रूह कांप जाती है। कुछ दृश्य इतने त्रासद, इतने हृदय विदारक होते हैं कि केवल वर्णन मात्र से ही आत्मा सिसकने लगती है। सोचिए, उन दृश्यों को केवल सुनना ही इतना कठिन है तो उन सैकड़ों महिलाओं के लिए जो उन्हें जी रही हैं, वो जीवन कैसा होगा? एक ऐसा जीवन जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कनकधारा, ये नाम है उस संस्थान का जिसके अंतर्गत लक्ष्मी गौतम अपने समाज सेवा के कार्य करती हैं। कनकधारा की छत के नीचे कई गतिविधियां संचालित होती हैं। लक्ष्मी के पति विजय गौतम भी इस पहल का अहम हिस्सा हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें डॉक्टर लक्ष्मी अपनी सास के साथ खुद को उस महिला में बदलने का श्रेय देती हैं जो वो आज हैं। 20 वर्ष की उम्र में विवाह के समय उनकी सास ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया था कि उन्हें अपने पति की पहचान के पीछे नहीं छुपना चाहिए, अपनी पहचान खुद बनाओ। ये थे उनकी सास के शब्द। शायद ऐसा पति और सास पाना भारत में कितनी ही लड़कियों का सपना है।
पर शायद ईश्वर भी उनके जरिए उन मजबूर महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण पहुंचाना चाहता था। अपनी सास के प्रोत्साहन से डॉक्टर लक्ष्मी ने पीएचडी पूरी की और फिर एक लेक्चरर बनी। एक फुल टाइम नौकरी, एनजीओ की गतिविधियां और फोन पर आने वाले आपातकालीन मामले, सबको संभालना आसान नहीं है। लेकिन जैसा कि वो कहती हैं कि एक भले काम के लिए ये सब कष्ट पाना जायज है, कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर लक्ष्मी हजारों विधवाओं के अंतिम संस्कार करवा चुकी हैं। एम्बुलेंस की आवश्यकता से लेकर अंतिम वस्त्र पहनाने तक सब कुछ वो खुद संभालती हैं। वो उन साधुओं और बेसहारा लोगों की भी मदद करती हैं जिनके परिवार उनके अंतिम समय में साथ नहीं होते। कोरोना के दौरान उन्होंने मथुरा में रह रहे सैकड़ों अनाथ बच्चों के लिए 72 दिनों तक खाना पकाया और परोसा। कनकधारा उन मामलों में भी मदद करती है जहां किशोर लड़कियां घर से भाग जाती हैं या अगवा हो जाती हैं। वो बताती हैं, हम उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को सूचित करते हैं और फिर लड़कियों को परिवार से जुड़ने के लिए काउंसलिंग देते हैं। हमने सैकड़ों लड़कियों की इस तरह मदद की है। अपना सबसे चुनौतीपूर्ण मामला याद करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी ने बताया कि ये महामारी के दौर में हुआ, जब रात के लगभग 1 बजे उन्हें फोन आया कि घाट पर एक लावारिस शव पड़ा है। वो तुरंत वहां पहुंची और अंतिम संस्कार करवाया। हम सब जानते हैं कि ये वो समय था जब रिश्तेदार, परिवार जन तक एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। ऐसे में किसी पराये के लिए अपनी जान जोखिम में डालना हमारे लिए भले ही मूर्खता लगे, लेकिन लक्ष्मी, उनके लिए ये उनका कर्तव्य था, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हट सकती। एक और वाकया याद करते हुए लक्ष्मी बताती हैं कि एक बार एक भवन में एक बंद दरवाजे को देखकर उन्हें शक हुआ। उन्होंने जब जबरदस्ती कमरा खुलवाया तो देखा कि 2 विधवा महिलाओं को वहां बंद करके रखा गया था। भोजन के अभाव में वो बेहद कमजोर हो गई थी और उनके आसपास गंदगी थी जिसमें ही रहने के लिए वो मजबूर थी। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चौपायों की तरह चल रही थी। लक्ष्मी को देखकर वो रोने लगी। लक्ष्मी ने उन्हें भी इस अमानवीय स्थिति से बाहर निकाला। लक्ष्मी वृंदावन की उन असहाय विधवा महिलाओं की शव यात्रा से लेकर अंतिम क्रिया के निमित्त सारे कार्य खुद करती है। जब कभी उनसे कोई पूछता है कि क्या आपको डर नहीं लगता, तो वो बिना एक क्षण गवाए उत्तर देती हैं, मरे हुए लोग नहीं डराते, डर तो जिंदा लोगों के कर्मों से लगता है। और उनके ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, डर तो जिंदा लोगों के कर्मों से लगता है। क्या सच में इंसान जीते जी इंसानियत के पैमाने से नीचे गिर चुका है? क्या हम इतने कठोर हो चुके हैं कि अपने बीच के कुछ लोगों को केवल उनके लिंग के आधार पर, उनके साथ हुए एक हादसे के आधार पर इतना अलग कर लेते हैं, उन्हें इतना दोयम दर्जे का समझते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, लगातार बार बार जिंदगी भर? खैर, उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इस सब को सुनकर हम खुद से सवाल करें, समाज से सवाल करें, और शायद हम सबके भीतर भी कुछ मानवता जन्म ले, कुछ करुणा जागे और कहीं न कहीं कोई एक और लक्ष्मी भी पैदा हो सके। नमस्कार। Let's make Nari News. लेट्स माइक के शो नारी न्यूज के इस हिस्से में आज बात इंडियन सीरियल्स में महिलाओं का चित्रण, जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जी हाँ, जिन सीरियल्स को आप और आपका परिवार मनोरंजन के लिए देखते हैं, वो धीरे धीरे आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकली नेगेटिव प्रभाव भी डाल रहे हैं। आपने देखा होगा, हर सीरियल में लगभग एक ही पैटर्न दोहराया जाता है। एक महिला या तो आइडियल बहू के रूप में दिखती है, या एक लड़की जो आइडियल बहू बनना चाहती है, वो हर हाल में अपने पति और ससुराल को खुश रखने में लगी रहती है, या फिर उसे एक चालाक विलेन बना दिया जाता है जो घर तोड़ने पर तुली हुई है। टीवी पर दिखाई जाने वाले डेली सोप्स में महिलाओं का ऐसा चित्रण न केवल एक गलत छवि बनाता है, बल्कि ये जनमानस को भी प्रभावित करता है, खासकर उन महिलाओं को जो इन सीरियल्स को एक रोल मॉडल के रूप में देखती है। ऐसे कई मौके हमने देखे जब फिल्मों और धारावाहिकों से प्रभावित होकर असल जीवन में भी लोगों ने वैसे ही व्यवहार किए
छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि किसी हिट सीरियल की हीरोइन की तरह कपड़े पहनना या हेयर स्टाइल करना या कोई और ट्रेंड फॉलो करना हमारे समाज में आम है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि जब समाज एक तरीके से उन्हें अपना रोल मॉडल चुन रहा है तो दूसरे तरीके से भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही सकता है। देश की लड़कियों को जहां अब जाकर कुछ हद तक पढ़ाई लिखाई करने, करियर बनाने या अपने फैसले खुद ले सकने जैसे अधिकार मिलने लगे हैं, वहीं ये धारावाहिक बहुत ही धीमे से, बिना किसी आहट के इसके विपरीत काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, हर सीरियल में महिला किरदार या तो एक त्याग की मूर्ति, ममता की देवी या आदर्श बहू होती है, या फिर उसे एक चालाक खलनायिका बना दिया जाता है। इन दोनों छोरों के बीच कोई ग्रे जोन, कोई रियलिस्टिक महिला किरदार ही नहीं बचता। ना कोई आत्मनिर्भर लड़की दिखती है, ना कोई अपने करियर, शिक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है। और अगर ऐसा होता भी है तो उसका परसेंटेज बहुत कम है। जो महिलाएं दिन में कई घंटे ये धारावाहिक देखती हैं, उनके लिए ये कहानियां धीरे धीरे रियलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ये सॉफ्ट कंडीशनिंग का सबसे खतरनाक रूप है, जहां मनोरंजन के नाम पर एक खास मानसिकता घर घर में बोई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 और 90 के दशक में बने टीवी शोज महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरक थे। 1984 में प्रसारित हुआ एक सीरियल हम लोग, जिसका हम सबने नाम भी सुना है, एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी थी, जिसमें दिखाया गया था कि घर की बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार शादी पर जोर देता है। उस वक्त के हर एपिसोड में अभिनेता अशोक कुमार एक सोशल मैसेज देते थे कि बेटियों को पढ़ने दो, उन्हें आत्मनिर्भर बनने दो। उड़ान सीरियल, जिसमें कल्याणी सिंह एक आईपीएस ऑफिसर बनने की राह पर निकलती है। इसके अलावा शांति, रजनी और आरोहण जैसे धारावाहिकों में महिलाएं अपने समाज के सवालों से टकराती हैं और अपने लिए खड़ी होती हैं। आज के सीरियल्स में ये महिला किरदार गायब है, या तो वो बहू है या फिर नागिन। आपको याद होगा जब एक बहू इच्छाधारी नागिन बन जाती है, जब गोपी बहू लैपटॉप को धो देती है, या फिर सिमर अपने पति का ऑपरेशन खुद करके उसे जिंदा कर लेती है। इन सभी को हम सोशल मीडिया पर ट्रोल करके हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा ये शो इतने सालों से चल कैसे रहे हैं? क्योंकि इन्हें देखा जा रहा है, इनकी टीआरपी अच्छी है, मतलब लोग इन्हें देखना पसंद कर रहे हैं। यानी समस्या सिर्फ निर्माताओं की नहीं, बल्कि दर्शकों की पसंद की भी है। मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में महिलाओं के लिए यह संदेश बार बार दिया जा रहा है कि त्याग ही उनका सौंदर्य है, और ये त्याग और सौंदर्य ही उनकी सबसे बड़ी वैल्यू है। जब आप रोज अनुपमा को अपमान सहते देखते हैं, या मिस्टर पांचाल में एक मां को 5 बहुएं लाते देखते हैं, तो आप हंसते हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आदर्श की नींव जाने अनजाने डल जाती है। टीवी आज भी कई घरों में सबसे सुलभ मीडिया है, और इसका असर सबसे गहरा होता है। तो इसका उपाय क्या है? यथार्थवादी महिला किरदार दिखाए जाएं, जो प्रोफेशनल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने रिश्तों में संतुलन बना सके, अपने लिए स्टैंड ले सके, या ऐसे किरदार जो हमारे आसपास आमतौर पर देखे जाते हैं। राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो दर्शकों को सिर्फ साजिशें और ड्रामा नहीं, बल्कि प्रेरणा भी दे सकते हैं। दर्शकों को भी अपने आप में बदलाव लाना होगा। उन्हें टीआरपी के नाम पर कुछ भी देखने से इनकार करना होगा। और अंत में, टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक संस्कृति निर्माण का औजार है। और अगर हम बार बार एक ही पैटर्न देखते रहेंगे, तो हमारी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। एक समाज जो रोज एक ही तरह की बहू देखता है, वो अपनी बहू बेटियों को वैसा ही बनाना चाहेगा। तो अगली बार जब आप टीवी ऑन करें, एक बार जरूर सोचिए, आप जो देख रहे हैं वो क्या आपके विचारों को आकार दे रहा है? क्या आप उसे देखना चाहते हैं, या बस देखने की आदत बना ली है? नारी न्यूज के इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।